वेलकम टू रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं यार कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम मैंने रखा है जी के प्रश्नों का महासंग्राम, एक क्लास सब खल्लास, जिसमें हम भूगोल, इतिहास, राजनीतिक, स्टैटिक्स, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर और विज्ञान सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्नों का संकलन करते हैं और कुछ प्रश्न नए भी डालते हैं। इसी प्रकार पर वीडियो सीरीज चला रहे हैं। आज हमारा 10वां पार्ट होने वाला है। इसके पहले 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं हम और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। तो हमारा पहला प्रश्न देख रहे हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, और यहाँ पे थोड़ा सा ओब्लिक आएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में है। यह सूची सूचीबद्ध की गई है या लिखी गई है। तो ऑप्शन देखते हैं, केंद्रीय सूची के रूप में, राज्य के रूप में, विश्व सूची के रूप में या समवर्ती सूची के रूप में। तो इसका सही जवाब होने वाला है हमारा राज्य सूची के रूप में। किसके रूप में? राज्य सूची के रूप में इसको रखा गया है। चलिए थोड़ा राज्य सूची के बारे में आपको बताता हूँ। तो राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय सम्मिलित हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। और राज्य सूची के कुछ मुख्य हम देखते हैं बिंदु। तो इसमें अस्पताल है, स्वच्छता है, कृषि है, जन स्वास्थ्य है, दिव्यांग और बेरोजगार को राहत, और मत्स्य पालन और छोटे मोटे उद्योग, यह सभी राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। अन्य ऑप्शन देखें तो केंद्रीय सूची वह सूची होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है, और समवर्ती सूची में दोनों को, राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो पहले प्रश्न का हमारा से उत्तर हो जाएगा दूसरा, राज्य सूची। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? कौन सा वंश? सैयद वंश। तो ऑप्शन देखते हैं, खिज्र खां, दौलत लोदी, शाहजहां या जहांगीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खिज्र खां। सैयद वंश की स्थापना किसने करी थी? तो वो करी थी खिज्र खां ने। किसने? खिज्र खां ने। तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने कब करी थी? 1414, यानी कि 1414 कब करी थी? 1414। ऐसे इसको याद रखना है आपको, 1414 स्थापना करी थी। और इसने लोधी वंश के शासक दौलत लोधी को, जो सेकंड ऑप्शन है, दौलत लोधी को हराया था। दौलत लोधी को इसने हराकर सैयद वंश की स्थापना की थी। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? वो था खिज्र खां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे मदर टेरेसा, मुजीबुर रहमान, खान अब्दुल गफ्फार खान या नेल्सन मंडेला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। सर्वप्रथम खान अब्दुल गफ्फार खान को ही भारत रत्न सम्मानित किया गया था और ये पहला विदेशी व्यक्ति था जिसको भारत रत्न मिला। चलिए थोड़ा देखते हैं अब्दुल खान गफ्फार खान के बारे में। तो अब्दुल गफ्फार खान बलूचिस्तान का नेता था और इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। और 1920 में खुदाई खिदमतगार नाम से एक संगठन की स्थापना करी थी। कौन सा? खुदाई खिदमतगार। और इनको भारत रत्न दिया गया था 1987 में। कब? 1987 में इनको भारत रत्न दिया गया था। बहुत जल्दी नोट पैड आने वाला है, लिखने की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी है, तो एक स्टैटिक्स जीके का प्रश्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है, तो ऑप्शन देखते हैं, ब्रसेल्स, पेरिस, बर्न या जिनेवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बर्न। क्या हो जाएगा? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। और इनकी करेंसी है स्विस फ्रैंक। क्या है? करेंसी हो जाएगी स्विस फ्रैंक। अधिकतर आपने जिनेवा बहुत सुना होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय हैं, इसलिए जिनेवा। तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अगर राजधानी पूछे तो जिनेवा, और किसी भी संगठन का बारे में पूछे तो उसकी जो भी उसका हेडक्वार्टर है वो आपको टिक करना है। कभी कभी गलती से हम स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा को मान लेते हैं, लेकिन जिनेवा इसकी राजधानी नहीं है, वो है बर्न। क्या है? बर्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था? तो हमारा प्रश्न है कि चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था? तो ऑप्शन देखते हैं, मेटसेट, चंद्रयान प्रथम, एजुसेट या मंगल मिशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी कि चंद्रयान प्रथम हमारा चंद्रमा पर पहला मिशन था। क्या था? पहला मिशन। और चंद्रयान को इसरो द्वारा भेजा गया था और ये मानव रहित था। और इसकी मैं डेट आपको बताऊं, अगर एग्जैक्ट डेट तो वो थी
22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया था। और भेजा किसने था? इसरो। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की मुख्य अंतरिक्ष एजेंसी भी है और सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आती है। तो चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था चंद्रयान प्रथम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? मूर्तिकला की दो शैलियां हैं, मथुरा और गांधार। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछ रहा है कि मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो ऑप्शन देखते हैं, अशोक के, कनिष्क के, पुष्यमित्र शुंग के या हर्षवर्धन के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क के। किसके? कनिष्क के। मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। क्या था? कुषाण वंश का राजा था। और इस शैली में बनी अधिकांशतः मूर्तियां हिंदू, जैन, बौद्ध देवी देवताओं को संबंधित थी। किसको? हिंदू, जैन और बौद्ध देवी देवताओं को समर्पित थी। और अधिकांश लाल पत्थर का प्रयोग किया गया था। किसका? मथुरा शैली में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन देखते हैं, 1904 में, 1908 में, 1910 में या 1914 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1914 में। कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 में। अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। कब तक? 11 जुलाई 1914 से 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। और इसमें दो गुट थे। एक तरफ था ऑटोमन एम्पायर, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी जैसे एम्पायर थे, और दूसरी तरफ था ब्रिटेन, रूस, इटली, जापान और फ्रांस। तो दो गुट थे इसमें। एक तरफ था ऑटोमन एम्पायर, दूसरी तरफ था ग्रेट पावर, जिसमें था रूस, इटली, जापान। और विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 28 जुलाई 1914 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका या यूरोप। तो आप सभी को पता ही होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, वो है एशिया महाद्वीप। कौन है? एशिया महाद्वीप, यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। और एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल के साथ साथ जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या दोनों में ही बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है हमारा एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप के आसपास की बात करें तो एशिया महाद्वीप भूमध्य सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागरों से घिरा हुआ है। कौन कौन से? एक बार रिपीट कर देता हूँ, भूमध्य सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन देखते हैं, 1982 में, 1981 में, 1984 में या 1980 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 1984 में। भारत में नई कंप्यूटर की नीति की स्थापना की गई थी या घोषणा की गई थी 1984 में। और नई कंप्यूटर नीति के अंतर्गत ही पहला जो कंप्यूटर लगाया था वो बेंगलोर के डाक खाने में लगाया था, जो बेंगलोर में पोस्ट ऑफिस है उसमें लगाया था। और जो अभी एनटीपीसी का एग्जाम होता है उसमें पहले उसमें इसकी डेट पूछी थी उन्होंने कि किस डेट को लगाया था। डेट आपको बता दो, 19 अगस्त 1986 को बेंगलोर में प्रथम कंप्यूटर वहाँ के डाक खाने में स्थापित किया गया था। तो आप तारीख भी याद रख सकते हैं, 19 अगस्त 1986। और भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया था? तो वो था सिद्धार्थ। और जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम रखा गया था परम। शायद इसका पूरा नाम परम 2000 था। तो प्रश्न है हमारा कि भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1984 में। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किससे संबंधित संस्था है? तो ऑप्शन देखते हैं, विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से। किससे? एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा विश्व बैंक से। किससे? विश्व बैंक से। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक से संबंधित है और यह विकासशील देशों को विकास में प्रोत्साहन देने के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है। कौन संस्था? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विकासशील देशों को अपने देश में निवेश करने के लिए, जैसे कि ब्रिज बनाना हो, स्कूल बनाना हो इत्यादि के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाती हैं। और विश्व बैंक का मुख्यालय हम देखें तो वो है वॉशिंगटन में। कहाँ पर? वॉशिंगटन, अमेरिका में। और विश्व बैंक के साथ ही एक और संस्था की स्थापना हुई थी, वो था हमारा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इन दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के कारण हुई थी। इसलिए विश्व बैंक और IMF दोनों को ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड ट्विंस। और दोनों के मुख्यालय कहाँ पर है? वो है वॉशिंगटन, अमेरिका में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ये हमारा हिस्ट्री का प्रश्न है। तो सिद्धू और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन देखते हैं संथाल, छोटा नागपुर, मुंडा या कोका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा संथाल। क्या हो जाएगा? संथाल। सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था और यह विद्रोह 1855-1856 में हुआ था और एक बहुत ही संगठित और शक्तिशाली आदिवासी विद्रोह था ये। तो आदिवासी विद्रोह भी था और बहुत ही शक्तिशाली और संगठित तरीके से सिद्धू और कान्हू ने इसका नेतृत्व किया था। और इस विद्रोह का विस्तार अगर हम देखें तो हजारीबाग, भागलपुर, मुंगेर, वीरभूम आदि जिलों या जिला कहें या क्षेत्र कहें उनमें फैल गया था। तो प्रश्न है कि सिद्धू और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो संथाल आंदोलन का। किसका? संथाल विद्रोह या संथाल आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है तो ऑप्शन देखते हैं किलायू, माउंट एटना, कोटापेक्सी या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। जितने भी ऑप्शन है ना सारे के सारे ही सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। अच्छा, सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं? तो सक्रिय ज्वालामुखी होती है जिनसे लगातार उनमें विस्फोट होते रहते हैं, लगातार लावा, मैग्मा आदि निकलते रहते हैं, उनको हम सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। एक और टर्म्स है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी वो होता है जो बंद पड़ा है बहुत दिनों से, उसमें विस्फोट नहीं हुआ है। चलिए थोड़ा देखते हैं। तो जो किलायू ज्वालामुखी है यह हवाई द्वीप अमेरिका में है। कहाँ पर? हवाई द्वीप अमेरिका में है। कोटापेक्सी कहाँ पर है? तो यह है एक्वाडोर में। कहाँ पर? एक्वाडोर में। इसके अलावा मैं आपको और कुछ बताता हूँ। सक्रिय ज्वालामुखी तो एक समेरू है। समेरू बहुत फेमस इंडोनेशिया में पड़ता है, ये भी बहुत सक्रिय ज्वालामुखी है। और एक और है स्ट्राम्बोली। क्या है? स्ट्राम्बोली, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर आधारित रेलवे आरक्षण पद्धति कहाँ लागू की गई थी? यानी कि कंप्यूटर से रिजर्वेशन। तो ऑप्शन देखते हैं दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता या चेन्नई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर आधारित रेलवे आरक्षण दिल्ली में लागू किया गया था। और कंप्यूटर के पितामह कौन है? तो आप सभी पता ही होगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। कौन है? चार्ल्स बेबेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे ऋषभदेव, महात्मा बुद्ध, पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी। तो इसका सही जवाब है ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है और ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के घटक नहीं है? प्रश्न का पूछा घटक नहीं है तो ऑप्शन देखते हैं व्यापार, भंडारण, गैस एवं जलापूर्ति और सामुदायिक सेवाएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैस एवं जलापूर्ति। क्या? गैस एवं जलापूर्ति अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के घटक नहीं है, यानी ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अर्थव्यवस्था का जो तृतीय क्षेत्र होता है इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी। इसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल है देखते हैं। परिवहन, संचार, बैंकिंग, सामुदायिक सेवाएं जैसे डॉक्टर, वकील, टीचर, बीमा सेवा आदि सभी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में शामिल है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न है हमारा, गैर शहरी अचल संपत्तियों से प्राप्त कर किस प्रकार का कार्य होता है या किस प्रकार का कर होता है? क्या होता है? कर। ये थोड़ा यहाँ पर कर लिखा हुआ, एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। गैर शहरी अचल संपत्तियों से प्राप्त कर किस प्रकार का कर होता है? तो ऑप्शन देखते हैं प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, विनायात्मक कर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। क्या? जो गैर शहरी अचल संपत्तियों पर प्राप्त किया जाता है वो होता है हमारा प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट तरीके से लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हमारा प्रश्न है कि सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन देखते हैं एथलेटिक्स, क्रिकेट, बॉक्सिंग या शूटिंग। ऐसे प्रश्न दोस्तों पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न बनाया है। ये किसी परीक्षा में अभी तक पूछा तो नहीं गया लेकिन पूछने के चांस रहते हैं इस प्रकार के प्रश्नों का। तो सीमा पुनिया किस खेल संबंधित है? तो वो संबंधित है एथलेटिक्स से। किससे? एथलेटिक्स। और एथलेटिक्स में बहुत सारे खेल शामिल है, तो उसका मेन खेल है डिस्कस थ्रो। कौन सा? डिस्कस थ्रो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन पंचतंत्र के लेखक हैं? प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन पंचतंत्र के लेखक हैं? तो ऑप्शन देखते हैं रस खान, विष्णु शर्मा, अमर सिंह या विशाख दत्त। दोस्तों कुछ बच्चों की आवाज़ का आपको डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप बस वीडियो पर ध्यान दें, हम भी वीडियो बनाने पर ही ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पंचतंत्र के लेखक हैं। तो ऑप्शन है रस खान, विष्णु शर्मा, अमर सिंह या विशाख दत्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णु शर्मा। क्या? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक थे। चलिए अन्य ऑप्शन देखें तो रस खान ने लिखी है प्रेम वाटिका,
अमर सिंह ने लिखा है अमरकोश, और विशाख दत्त लिखी है मुद्रा राक्षस। किसने? विशाख दत्त ने लिखी है मुद्रा कोश, रस खान ने लिखी है प्रेम वाटिका, और अमर सिंह ने लिखी है अमरकोश। चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं लद्दाख, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से समझ जाएंगे बृहद हिमालय में स्थित ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। बाकी सभी तो पर्वत के नाम है, सतपुड़ा, अरावली और विंध्याचल सभी ब्लॉक माउंटेन्स के नाम ही, और लद्दाख की राजधानी है लेह, और इसके प्रशासक कौन है? राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर। एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। अगला प्रश्न देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु किस ऋतु में उपदेश देना बंद कर देते हैं? यह प्रश्न है कि बौद्ध भिक्षु किस ऋतु में उपदेश देना बंद कर देते थे? तो देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में या शिशिर ऋतु में। तो सही जवाब हो जाएगा वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में बौद्ध भिक्षु अपना उपदेश देना बंद कर देते थे, नहीं घूमना फिरना बंद कर देते थे, क्योंकि वर्षा ऋतु में आपको पता ही होगा थोड़ी आने जाने में कठिनाई आती है। उस टाइम तो इतने परिवहन के साधन भी नहीं थे, ना कोई पुलिया होगी, ब्रिज, कुछ भी नहीं। तो इसलिए बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु में उपदेश देना बंद कर देते थे। और इस समय बौद्ध भिक्षु गुफाओं में या कंदराओं में इकट्ठे होकर पूरे वर्ष किए गए अपराधों की क्षमा याचना करते थे। और इसके लिए बौद्ध धर्म में एक शब्द है, वो पबरन। क्या है? पबरन। तो कभी ऐसा प्रश्न भी आया ना कि पबरन क्रिया में क्या करते हैं? तो उस समय बौद्ध भिक्षु गुफाओं में बंद होकर पूरे वर्ष में किए गए अपराध की माफ़ी मांगते थे और ध्यान वगैरह करते थे, अपनी मतलब प्रेयर अर्पण करते थे। चलिए अगला प्रश्न है सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या है? ये प्रश्न है हमारा कि सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या है। सो ऑप्शन देखते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव नाइट्रोजन, बर्फ क्यूब और बुरांदा, या बर्फ के क्यूब और नमक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सूखी बर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सूखी हुई बर्फ बोलते हैं। और यह जमे हुई खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने के लिए काम आती है। जो भी हमारे खाने खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित करने के लिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है। तो आपने देखा होगा कि जो भी महिलाएं होती हैं उनकी आवाज़ पतली होती है, पुरुषों की आवाज़ थोड़ी सी भारी होती है। तो किसके कारण होता है? तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती क्या कहलाती है? तो ऑप्शन देखते हैं तारत्व, प्रावस्था, गुणता या प्रबलता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तारत्व। क्या? तारत्व ही वह गुण है जो दोनों की ध्वनियाँ अलग अलग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रहे, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन जाए, तो धातु कौन सी? मतलब धातु का नाम पूछा इन्होंने कि जो थोड़े समय के लिए खुली हवा में पड़ी रहे और उसके ऊपर हरे कार्बोनेट की परत जम जाए, तो धातु कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं सिल्वर है क्या वो, कॉपर, एल्यूमिनियम या जिंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर। क्या? कॉपर है वो जो हरी हरी हो जाती है थोड़े समय के लिए अगर बाहर पड़ रहे हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। और जो इसके ऊपर परत जमती है वो जमती है कॉपर कार्बोनेट की। किसकी? कॉपर कार्बोनेट की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भूरा कोयला। तो ऑप्शन देखते हैं बिटुमिनस, कोक, लिग्नाइट या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिग्नाइट। लिग्नाइट को हम बोलते हैं भूरा कोयला। क्या बोलते हैं? भूरा कोयला। और कोयले को कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो इस जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रेसाइट। क्या बोलते हैं? एंथ्रेसाइट। दूसरे नंबर वाले को बोलते हैं हम बिटुमिनस। एंड तीसरे नंबर पे आता है वो होता है लिग्नाइट। क्या होता है? लिग्नाइट। और चौथे नंबर पे आता है पीट कोयला। कौन सा? पीट कोयला, जिसमें कार्बन की प्रतिशतता 40% से भी कम होती है, तो होता है लिग्नाइट। और जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला ना एंथ्रेसाइट, वो भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? प्रश्न है कि हमारा ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। तो ऑप्शन देखते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस या नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। किसका? हाइड्रोजन। ट्राइटियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। और ट्राइटियम को हम एक रणनीतिक धातु भी बोलते हैं। कौन सी धातु? रणनीतिक धातु, क्योंकि इसका प्रयोग टैंक, मिलिट्री आदि उपकरण बनाने में किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न है कि फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर सल्फेट। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सिल्वर ब्रोमाइड। किसका प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी 2 अवस्थाएं हैं? प्रश्न बोल रहा है कि युग्मन और प्रतिकर्षण
किसकी दो अवस्था है? तो ऑप्शन देखते हैं, विनिमय, सहलग्नता, क्याज्मा या उत्परिवर्तन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्परिवर्तन। क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन। बायोलॉजी का प्रश्न है और ये नीट का एग्जाम है, नीट एग्जाम से मैंने उठाया है प्रश्न, थोड़ा कठिन है ये। तो युग्मन और प्रतिकर्षण, उत्परिवर्तन की दो अवस्थाएं चलिए देखते हैं कि किसी भी जीव के जीन और क्रोमोसोम, क्या जीन और क्रोमोसोम में परिवर्तन के फलस्वरूप जो उसकी बनावट में परिवर्तन आता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। चलिए अगर एग्जाम्पल दूं मैं, तो मान लो कोई एक सुअर है, उसको पहले पूंछ थी, बाद में उसकी जेनेटिक्स और क्रोमोसोम में कुछ वैज्ञानिक द्वारा चेंजेस कर दी गई और बाद में पूंछ गायब कर दी, तो जो नया सुअर आएगा उसमें पूंछ नहीं होगी, तो वो क्या होगा? उसका उत्परिवर्तन, यानी कि मूल स्वरूप में या मूल बनावट में अंतर लाना। तो युग्मन और प्रतिकर्षण उसकी दो अवस्थाएं हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? यानी जो ऑप्शन बोल रहा है वो ये बोल रहा है प्रश्न कि मक्खन भी 1 किलो, सेब भी 1 किलो, पनीर भी 1 किलो और चीनी भी 1 किलो। अगर ये सारे 1-1 किलो हैं, फिर किसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम कैलोरी विद्यमान होगी इन चारों ऑप्शनों में से? तो प्रश्न पढ़कर सुनाऊँ आपको कि किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी विद्यमान है? तो सही जवाब हो जाएगा मक्खन। मक्खन यानी कि घी, बटर, इसमें सबसे अधिकतम कैलोरी विद्यमान रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित हैं? तो देखते हैं, जनन से, उत्सर्जन से, श्वसन से या पाचन से? तो सही जवाब हो जाएगा उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। हरित ग्रंथियाँ उत्सर्जन से संबंधित हैं। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं, स्टैटिक्स के प्रश्न हैं। तो दिहांग पटकाई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह नया ही नेशनल पार्क है, 2021 में बना है। कब बना है? 2021 में, इसलिए चर्चा में है, परीक्षा में आने की संभावना रहती है। तो दिहांग पटकाई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, असम में, मध्य प्रदेश, गुजरात या सिक्किम? तो सही जवाब हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। दिहांग पटकाई नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। अगर मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा किसली हो जाएगा? पेंच हो जाएगा। बांधवगढ़ वन विहार, फॉसिल नेशनल पार्क, ये सभी मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। गुजरात की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, वसंदा हो जाएगा और ब्लैक बक नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है। और असम की बात करें तो यहाँ एकमात्र नेशनल पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कौन सा? कंचनजंगा। कंचनजंगा चोटी भी है, वो भी सिक्किम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केवलादेव विश्व आर्द्रभूमि रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? कौन सी? केवलादेव। तो ऑप्शन देखते हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक या पंजाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में केवलादेव विश्व आर्द्रभूमि रामसर साइट स्थित है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, जो वो भी विश्व आर्द्रभूमि रामसर साइट है। और प्रतिवर्ष 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्रभूमि डे या वेटलैंड डे भी मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं, जबलपुर, चंडीगढ़, हैदराबाद या समस्तीपुर? तो सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। हैदराबाद में ही राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है और ये तेलंगाना की राजधानी है। किसकी? तेलंगाना की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न खत्म हो गए। ये पुराना प्रश्न है लेकिन आप फिर भी इसका जवाब दे सकते हैं कि वैदिक साहित्य में शिव का कौन सा स्वरूप सबसे पहले मिलता है? तो आपका होमवर्क टाइप हो जाएगा, पहले हम इसको पूछ चुके हैं, तो आप इसको सही जवाब देना है कि वैदिक साहित्य में शिव का कौन सा स्वरूप सबसे पहले मिलता है। तो वीडियो यहीं तक था, वीडियो हम यहीं खत्म कर रहे हैं। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।